वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आंसर्स यानी सॉल्यूशंस। इस लेक्चर में हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को लेंगे और इसके साथ साथ कुछ इंटरनल क्वेश्चंस जो हैं उनको भी ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी बेस्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन ऑफ द कंडक्टेड इलेक्शंस आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इलेक्शन कंडक्ट करने के रिगार्डिंग क्या है, ट्रू, ये फॉल्स है। अब क्या है, अब हमारे पास है इनमें 4 स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो फॉल्स है वो हमने बतानी है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इलेक्शंस एनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि इलेक्शंस में 5 इयर्स का टाइम पीरियड होता है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है और उनकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस किसकी, गवर्नमेंट की, वो जज की जाती है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, और उसी के अकॉर्डिंगली उसी के बिहाफ पे नेक्स्ट इलेक्शन में लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। दूसरा कहता है पीपल सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर चॉइस इन इलेक्शन। अब लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते इलेक्शंस में जो है वो इलेक्ट करते हैं। तो ये बात भी सही है, लोग कोई भी बंदा है वो अपनी मर्जी के यानी अपने अकॉर्डिंगली जो चाहेगा जिसको उसको वोट करेगा, जो जिसका मैनिफेस्टो उसको पसंद आएगा उसके अकॉर्डिंगली ही वो वोट कास्ट करेगा। फिर क्या आता है इलेक्शंस एनेबल पीपल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। अब यहाँ पे देखना, पहले फोर्थ कर लो, पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर। अब ये तो है जाहिर सी बात है कि जो पॉलिसीज जो मैंने अभी आपको बताया कि मैनिफेस्टो जो पार्टी के होते हैं उनके अकॉर्डिंगली लोग जो है उन पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं। तो दूसरा ही कह रहा है थर्ड ऑप्शन में कि इलेक्शंस एनेबल करते हैं लोगों को क्या करने के, इवेल्युएट करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। नहीं, जुडिशरी की परफॉर्मेंस, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और जुडिशरी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं जाते। तो इस वजह से जुडिशरी वाली जो यहाँ स्टेटमेंट है ये आपकी क्या है, गलत है। क्यों कि जुडिशरी में कोई भी डायरेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं होते, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना लोग डायरेक्टली किसी भी तरीके से उनको चेंज करने या उनकी परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन पे उनको रेटिंग देना ये सब लोग नहीं कर पाते। ठीक है, फिर आता है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है आपके पास नेक्स्ट कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे 4 रीजंस दिए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी सही है, जिसपे क्या बताना है आपने कि इंडियन इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक हैं, कौन सी इनमें से गुड रीजन, कौन सा इनमें से नहीं है। सबसे पहले इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। दूसरा, इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज वेरी पावरफुल। तीसरा, in India everyone above the age of 18 years has a right to vote and in India the losing party accept the electoral verdict। अब बताना क्या था आपने, बताना यह था आपने कि इनमें से नाटक कौन सा गुड रीजन नहीं है ये कहने के लिए कि इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। सबसे पहले वाला जो है, दूसरे वाला देखना है। अब देखना ये क्या था, इंडिया इलेक्शन पहले वाले सॉरी इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स। नहीं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइड नहीं करता कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं है, या उसके बेसिस पे आप इवैल्यूएशन कर रहे हो। आप देखोगे कि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है और चाइना अभी तक अब तो इंडिया नंबर 1 पॉपुलस कंट्री हो गया, इससे पहले चाइना हुआ करता था, आज भी नंबर 2 पे चाइना है। तो इस बेसिस पे कि वोटर्स ज़्यादा हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है या कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। हाँ, आपको परफॉर्मेंस पे, इसके अलावा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बिहाफ पे, उसके रिलेटेड
आप जज भी कर सकते हो, आप इवेलुएट कर सकते हो कि डेमोक्रेटिक है या नहीं है। दूसरा, इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। यस, इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज़ अ पावरफुल एंड इट्स, मैंने आपको समझाया था चैप्टर में कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जितना भी इलेक्शन प्रोसेस होता है, जितना ये विदाउट इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती और जितना भी इलेक्शन प्रोसेस होता है वो सारे का सारा यहाँ से चलता है। दूसरा, इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज अ राइट टू वोट। तो अब हर एक बंदा जो है 18 ईयर्स जब कंप्लीट करता है उसको राइट टू वोट है, तो ये तो गुड रीजन है कहने के लिए, ये भी सही है कहने के लिए। इन इंडिया तो लूजिंग पार्टी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल वर्डिक्ट, तो जो भी लूजिंग पार्टी होगी वो जो वर्डिक्ट इलेक्टोरल सिस्टम से उसे मिला उसको एक्सेप्ट करने पे तैयार हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात भी सही है। तो क्या निकला कि जो ये आपने दिया स्टेटमेंट क्या कि इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं वर्ल्ड के, इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक है नहीं। इससे अलावा मैंने आपको चाइना की एग्जांपल दी, वैसा नहीं होता है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं इनके बिहाफ पे ये गुड रीजन है और ये वाला गुड रीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कॉलम ए एंड कॉलम बी में इसमें सबसे पहला क्या आता है, इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज। देखो अब क्या है कि ये ज़रूरी है वोटर्स लिस्ट को अप टू डेट रखना। सबसे पहले क्यों, सबसे पहले इसको आप देखना है, देयर इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरा क्या आता है, एवरीवन हैज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। नहीं, all candidates must have a fair chance to campaign vote. Some people may have moved away from the area where they, yes, वोटर लिस्ट पे आप जिस एरिया में कोई है, फॉर एग्जांपल मैं जिस एरिया से हूँ तो उसी एरिया की वोटर लिस्ट में मेरा नाम होगा। तो अब होता क्या है कि हो सकता है कि एक इलेक्शन में 5 साल पहले मैं एक जगह पे रहता था, 5 साल के बाद जो दूसरा इलेक्शन आया उसमें मैंने अपनी वहाँ से प्रॉपर्टी सारा कुछ जो है वो मैं शिफ्ट हो गया किसी दूसरी जगह पे। तो अब जो नेक्स्ट 5 साल के बाद आएगा तो वहाँ पे अगर मैं नहीं हूँ, मैं कंप्लीटली वहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट कर गया, तो अब मेरा जो दूसरी जगह है मेरा रिकॉर्ड जो है वो वहाँ बन सकता है। इस वजह से दूसरा, सम कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड एसटीज। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व होती हैं किसके लिए, एससीज और एसटी के लिए। क्यों, अब इसमें फिर देखो क्यों, देयर इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एवरीवन हैज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट द वोट। और दूसरा ये कहता है क्या कि ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव, नहीं, इसमें है कि एवरीवन ये फ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में सारे के सारे लोग आए, तो वहाँ पे जो अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे तो उनको भी उनकी रिप्रेजेंटेशन को लाने के लिए उनको रिजर्वेशन जो है वो दी जाती है। ठीक है, फिर आता है आपके पास एवरीवन हैज वन एंड वन वोट सो दैट। अब सारे के सारे लोगों को एक वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू वाला कंसेप्ट। इसमें क्या है, ये इसलिए है क्योंकि एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, ताकि सारे के सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। फिर क्या आता है, पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो गवर्नमेंट व्हीकल को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि all candidate must have a free fair chance to competing in elections। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, बी पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं है, तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टी पावर वाली गवर्नमेंट व्हीकल को यूज करेगी तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स हैं या गवर्नमेंट, तो वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट में हैं। तो 5 साल के बाद जो दूसरे लोग गवर्नमेंट में आएंगे वो उनके लिए भी हैं। तो अब गवर्नमेंट मशीनरी को ये एक पॉलिटिकल पार्टी यूज करेगी तो वो नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को।
ये चार है। सबसे पहला आपने कहा इट इज नेसेसरी टू कीप द वोटर लिस्ट अप टू डेट। सबसे पहले ये जरूरी है वोटर लिस्ट को अप टू डेट रखना। क्यों? क्योंकि सम पीपल में अब कुछ लोग हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर गए हों। दूसरा कहा सम कुछ कंस्टिट्यूंसी जो रिजर्व होती है SC ST के लिए। क्यों? क्योंकि ताकि रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तीसरा का एवरीवन इक्वल वन वोट वन वैल्यू। तो अब इनमें क्या है ताकि सारे के सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में। और फिर लास्ट वाला कहा कि पार्टी जो पावर में है उसको गवर्नमेंट व्हीकल्स को लेकर अलो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव अ फ्री चांस ऑफ कंपीटिंग इलेक्शन। सारे के सारे कैंडिडेट्स को फ्री चांस होता है ताकि कंपीट करने के लिए इलेक्शंस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज मेंशनलाइज्ड इन द चैप्टर एंड अरेंज देम इन अ टाइम सीक्वेंस बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी एंड एंडिंग विद द लास्ट। अब देखो, जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि एक्टिविटीज स्टार्ट कहाँ से होती हैं इलेक्शन सिस्टम में और एंड जो है वो कहाँ पे उनका होता है। ठीक है। सबसे पहले इन्हें कहा कि रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये आ गई नंबर 1 एक्टिविटी। दूसरा कहा काउंटिंग ऑफ वोट, एक एक्टिविटी। फिर कहा मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट, एक एक्टिविटी। फिर कहा इलेक्शन कैंपेन, एक एक्टिविटी। फिर कहा डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, एक एक्टिविटी। फिर कहा कास्टिंग ऑफ वोट, ऑर्डरिंग ऑफ फ्री पोल, अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, और उसके बाद क्या कहा फिलिंग नॉमिनेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपकी क्या बनेगी, वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट बनेगी। जिस एरिया में लोग हैं वहाँ की वोटर लिस्ट बनेगी और वहाँ ताकि जो लोग हैं वो कितने हैं, उनकी क्या पॉपुलेशन क्या है, उसमें कितने लोग जो है उन्हें 18 ईयर्स एज कंप्लीट किए और उन सारे के सारे लोगों को वोटर लिस्ट में ऐड ऑन करा जाएगा। फिर क्या होगा, फिर सबसे पहले क्या वोटर लिस्ट बनेगी। यहाँ का वोटर लिस्ट, ये मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट। ठीक है। दूसरा ये कहता है कि फिर क्या होगा, फिर जब वोटर लिस्ट बन जाएगी तो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया जाएगा, जो कि किस तरीके से कब इलेक्शन होगा, कब कैंपेन स्टार्ट होगी, कब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, वो सारी की सारी चीज़ें। फिर क्या किया जाएगा, फिर अब जब ये भी हो गया, अब वोटर लिस्ट बन गई, इलेक्शन का शेड्यूल बन गया, तो अब शुरू हो जाएगी क्या इलेक्शन कैंपेन। क्या शुरू हो जाएगी, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। फिर इलेक्शन कैंपेन के इलेक्शन कैंपेन से ना पहले नॉमिनेशन होगा। जब वोटर लिस्ट बन गई, इलेक्शन का डेट निकल गई और उसके बाद ना फिर नॉमिनेशन लगाया जाएगा। ये हो गया था पहले। फिर इलेक्शन का शेड्यूल हो गया और फिर उसके बाद क्या होगा, जब शेड्यूल भी हो गया, वोटर डेट निकल गई, इलेक्शन कब, वोटर लिस्ट बन गई सबसे पहले, फिर पूरा शेड्यूल होगा, इलेक्शन कब होगा, काउंटिंग कब होगा, डेट अनाउंस होगी। फिर क्या होगा, फिर क्या नॉमिनेशन लोग भरेंगे, कितने लोग किस कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से है, क्या है, कौन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है, वो सारे का सारा नॉमिनेशन भरा जाएगा। फिर जब नॉमिनेशन भरने के बाद सारे लोग नॉमिनेशन भर देंगे, अब लोग अपनी अपनी कैंपेन जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिर उस कैंपेन के बाद जो हमारे पास दूसरा आएगा वो इलेक्शन। अब कैंपेन स्टार्ट की लोगों ने, और कैंपेन और इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑलमोस्ट सेम एक ही टाइम साथ साथ ही रहते हैं। लोग अपनी हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज करती है। अब जब मैनिफेस्टो रिलीज करती है तो उसके बाद हो गया, ये भी इलेक्शन कैंपेन भी चल रही थी, तो इलेक्शन कैंपेन में जो अपना मैनिफेस्टो बताते हैं तो इसका मतलब है वो एक साथ साथ ही निकलते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैनिफेस्टो हुआ, इलेक्शन कैंपेन हुई, और फिर हमारे पास आ गया क्या कि इलेक्शन होगा। जब इलेक्शन होगा तो फिर लोग का अपना वोट कास्टिंग का होगा। ठीक है। अच्छा, ये है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, यानी जो डेट होगी जिस दिन इलेक्शन होंगे उसमें सारे लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। अब वोट कास्ट कर दिया, उसके बाद जी नॉमिनेशन भरना है।
अब नॉमिनेशन के बाद हमारे पास जो आता है वो होता है रिजल्ट। सॉरी, यहाँ पे कास्ट वोट करने के बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स होगी, वोट काउंटिंग करने के बाद जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा और फिर ऑर्डर रीपोल होगा। अब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट बन जाती है। फिर ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल इन एनी कंडीशन, फॉर एग्जांपल कई लोकल बॉडीज में कभी हो जाता है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। क्या, सबसे पहले वोटर लिस्ट बनानी, अनाउंस करना इलेक्शन शेड्यूल, उसके बाद नॉमिनेशन फिल करना, इलेक्शन कैंपेन करना, ये ऑलमोस्ट नॉमिनेशन फिल इलेक्शन कैंपेन के बाद रिलीज करना मैनिफेस्टो, और इलेक्शन कैंपेन और मैनिफेस्टो ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड में होते हैं, और फिर कास्ट करना वोट, फिर काउंटिंग करना, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो गवर्नमेंट बन जाएगी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी इलेक्शंस में इन सारे के सारे प्रोसीजर से जो है वो गुजरना पड़ता है, तभी जाके हमारे पास एक गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट यहां तक आपको तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुरेखा इज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी in a state, describe what should focus on for each of the following stages of the election। अभी कहता है कि एक इलेक्शन ऑफिसर इंचार्ज हैं और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाना है, और उनको किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में करवाने के लिए। सबसे पहले तीन चीज़ें दी हुई है इन्होंने, तीन चीज़ें दी हैं कि इलेक्शन कैंपेन, पोलिंग डे, काउंटिंग डे। अब जो इलेक्शन कैंपेन है, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन ये कहता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड देयर मीटिंग्स। तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी मीटिंग्स करते हैं। अब टेक आउट रैलीज, डिस्ट्रीब्यूट देयर मैनिफेस्टो, डिस्प्ले देयर पोस्टर्स, उसके डोर टू डोर कैंपेन। उसके बाद जो सुरेखा एज एन ऑफिसर इंचार्ज शुड सी दैट द मीटिंग्स आर हेल्ड विद इन द stipulated time, there are no changes during the rallies, no parties violating code of conduct, or elections such as wall posting, character assassination of the opponent। तो अब कहता है कि अगर ये ऑफिसर इंचार्ज हैं किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो इनको देखना है कि जब सबसे पहले इनको ये चीज़ देखनी है कि जब इलेक्शन कैंपेन होगी, इलेक्शन कैंपेन वाले दिन, इलेक्शन कैंपेन वाले टाइम पीरियड में लोग जब इलेक्शन कैंपेन के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने डिफरेंट रैलीज कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले कि वॉल पोस्टिंग वगैरह जो होता है, दूसरा कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ द अपोनेंट्स, या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कहीं पे लाइक जो अपोनेंट्स हैं उनके बारे में ज़बान तराशियाँ करना, उनके बारे में कुछ गलत बोलना, ये सारी की सारी चीज़ें। और फिर कोई अनफेयर एक्टिविटीज़ इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ना की जाए, वो सारी की सारी चीज़ें सबसे पहली जगह उनको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर पोलिंग डे वाले दिन, जब पोलिंग का डे होगा, ये हमने क्या बताया, ये सारी की सारी चीज़ें पहली बार। दूसरा आ गया पोलिंग डे। पोलिंग डे वाले दिन, ऑन द पोलिंग डे द वोटर्स गो देयर नियरेस्ट पोलिंग बूथ्स टू कास्ट देयर वोट, ऑन दिस डे शी हैज टू सी। अब पोलिंग डे वाले दिन जब वोटर्स जाते हैं तो उनको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, तो उस दिन उनको क्या करना पड़ेगा, उस दिन उनको सबसे पहले द पोलिंग इज डन इन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। पोलिंग हो किसमें, पीसफुल एटमॉस्फेयर में हो, ये चीज़ उनको ध्यान रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई वायलेंट किस्म की कोई लड़ाई वगैरह ना हो जाए। फिर नो बोगस वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, देयर इज पुलिस अरेंजमेंट इन एवरी। अब क्या, अब जो भी पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पुलिस अरेंजमेंट्स होते हैं, और वो सारी की सारी जो सिचुएशन है उसको टाइमली हैंडल करते रहते हैं। फिर क्या था, नो अनसोशल एलिमेंट्स एंटर एनी बूथ। तो अनसोशल एलिमेंट्स यदि अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इलेक्शन में, तो ऐसा ना हो कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी
कुछ इस तरीके की अनसोशल एक्टिविटीज़ का करे उनमें, तो उस वजह उन चीज़ों को भी इन्हें रखना है। फिर देयर इज़ नो बूथ कैप्चरिंग आर रिगिंग, तो कोई भी बूथ कैप्चरिंग रिगिंग वगैरह नहीं हो ये। फिर आता है द बैलेट बॉक्सेज आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रीच काउंटिंग सेंटर सेफली, तो ये लास्ट वाला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कि पहले हमने क्या पढ़ा, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अगर ये एक एक ऑफिसर इंचार्ज हैं किसी भी, इनको किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की स्टेट की, तो इनको क्या क्या जो है वो किस तरीके से जो है वो फोकस करना पड़ेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन वाला मैंने आपको बताया। फिर दूसरा कहा कि पोलिंग डे वाले दिन क्या करना पड़ेगा, तो पोलिंग पीसफुली एटमॉस्फेयर में हो पोलिंग। उसके बाद नो बोगस वोटर्स, कोई भी बोगस वोटर नहीं पढ़ने देने। फिर उसके बाद पुलिस अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए पोलिंग स्टेशन पे, ताकि कोई लड़ाई झगड़े या इस किस्म की सिचुएशन हो ही ना, और अगर हो भी तो उसको हैंडल किया जा सके। अनसोशल एलिमेंट्स जो है वो एंटर ना हो जाए किसी भी पोलिंग बूथ पे। और देयर इज नो बूथ कैप्चरिंग आर रिगिंग, कोई भी बूथ कैप्चरिंग आर रिगिंग ना हो। और उसके बाद बैलेट बॉक्सेस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को कहाँ पे, काउंटिंग सेंटर जहाँ पे फर्दर काउंटिंग होगी वहाँ पे सेफली पहुँचाना पड़ेगा। ये था वो क्वेश्चन। फिर लास्ट है कि काउंटिंग डे वाले दिन, काउंटिंग डे वाले दिन ऑफिसर इंचार्ज का क्या काम होगा। ऑन द काउंटिंग डे द एजेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कैंडिडेट टेक देयर सीट, तो जितने भी कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, डी है, तो इनका भी एजेंट होता है वहाँ पे, इनका भी एजेंट होता है, इनका भी एजेंट होता है, इनका भी एजेंट होता है। तो वो सारे के सारे वहाँ पे बैठे होते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी या अपने जो नेता है उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो अब क्या आता है कि देयर इज अ प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स होता है करवाना, कि जितने भी एजेंट्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी, तो उन सब के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट करवाना, प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट्स रखना देयर टू वार्ड ऑफ एनी। अब कोई भी इंसिडेंट ना हो जाए, कोई भी इस लड़ाई झगड़े ऐसी सिचुएशन ना हो जाए, उसके लिए प्रॉपर क्या रखना, प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट रखना। और काउंटिंग ऑफ वोटर इज कैरिड पीसफुली विदाउट एनी आउटसाइड इंटर, पोलिंग में वोटर काउंटिंग हो जाए, वोट्स काउंटिंग हो जाए कैसे, पीसफुली, और कोई भी इस किस्म की सिचुएशन ना पैदा हो जाए जिससे वहां पे हालात खराब हो सकें। और उसके बाद रीजॉइसिंग शुड बी पीसफुली। अब फिर लास्ट में जब वो सारे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक्चुअली लास्ट में इनका एक काम होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी सारी हो जाती हैं, जब वहाँ इकट्ठी होती हैं और वहाँ रिजल्ट हो गया, तो जो जीत जाएगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स जीतेंगे, तो उनको जो इलेक्शन से सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो देनी होती हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो उसके बाद सिचुएशन जो होती है उसको मेंटेन रख के, जो कुछ लोग वहाँ से जो जीतेंगे वो भी तो जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो भी जाएंगे, तो वो सारे की सारी सिचुएशन जो है वो पुलिस अरेंजमेंट रख के इनको कंट्रोल करनी पड़ती है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप कि आपको ये सारे का सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।